अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूँ एहतसास नकीब और मैं हूँ उरूज फातिमा। ए रब जिसने अपने हबीब को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, आज के बाबरकत दिन के सदके में जो मंसूब है जिगर गोशे रसूल निसाउल आलमीन बीबी फातिमा और इमामुल मुत्तकीन मौलाए कायनात हजरत अली के अक्द से हमें तमाम आफात और मुश्किलात से दूर रखे। बेशक तू अपने रसूल को कौसर अता की। और आपको बताएं, अपनी जन्नत को अपने ही हाथ से दोज़ख बना डाला। नाहंजार बेटे ने अपनी ही मां को तशद्दुद का निशाना बना डाला, खुद भी रुसवाई समेटी, मुआशरे को भी सख्त अजियत का शिकार कर दिया। क्या नौजवान नस्ल की तरबियत में कमी रह गई? रिश्तों के तकद्दुस की पामाली के पीछे क्या मुहर्रिकात कार फरमा है, अहले दाने सोच में पड़ गए। माँ जैसी मोतबर हस्ती और उस पर ढाया गया ये जुल्म का पहाड़। अल्लाह अल्लाह, न जमीन फटी न आसमान गिरा। रावलपिंडी में नाखलफ बेटे ने अपनी जन्नत अपने ही हाथों उजाड़ डाली। बचपन से लेकर जवानी तक जिस माँ ने बेटे का हर नाज नखरा उठाया, उसे समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारने के काबिल बनाया, आज उसी बेटे ने बीवी के कहने पर माँ को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। सफाक शख्स ने इसी पर बस ना की, बूढ़ी माँ के सारे एहसानात भुला दिए। जिसने हमेशा जमाने की सर्दो गर्म से बचाया, उसे ही घर से निकाल दिया। बहू ने सब कुछ किया है, बेटे के कोई नहीं। पहले बेटा इधर ही था ना, उसने पहले क्यों नहीं कुछ किया? अब 32 साल की उम्र में माँ को मारेगा। मामला मीडिया पर आया तो मुआशरती रुसवाई से घबराए नाखलफ बेटे ने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए और माँ की बजाय लोगों से माफिया मांगने लगा। सफाक शख्स की बीवी ताहाल अपने शौहर की वालिदा को ही मोर्द इल्जाम ठहरा रही है। मैंने अपनी वालिदा के साथ ज्यादती की, तो उनकी मैंने दिलआजारी थोड़ी सी की। मेरे से कुछ हुआ नहीं क्योंकि मेरी वाइफ के साथ उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से ना मैं अपनी माँ से और पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की माओ से शर्मिंदा भी हूँ और मदद खाऊं। अगर चले हमारी गलती थी, मेरे हस्बैंड की गलती थी, जो कि ये सब झूठ है, पर फिर भी हमने अपने आप को डिफेंस में अपने आप को ये सब कुछ किया है। शोमई किस्मत के माँ के मुजरिम को बजाय सख्त सजा के कानून ने कबल गिरफ्तारी जमानत दे दी। अंधोनाक वाक़े ने मुल्क भर को सख्त सदमे से दोचार कर दिया। अहले दानिश इस सोच में गर्क हैं कि आखिर इन हालात का जिम्मेदार कौन है। मुकद्दस रिश्तों की पामाली आखिर क्यों? क्या वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरे की तरबियत में कोई कमी रह गई? ऑर्डर गलत क्यों लाए? लाहौर में अमीरजादा आपे से बाहर शहरी ने फूड चेन के मुलाजिम पर हाथ उठा दिया। मैनेजर फूड चेन का कहना है कि अमीरजादे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस का कहना है कि दरखास्त पर अमल हो रहा है, मुलजिम जल्द गिरफ्तार होगा। ऑर्डर गलत क्यों लाए? लाहौर में अमीरजादा आपे से बाहर हो गया और फूड चेन के मुलाजिम पर हाथ उठा दिया। मैनेजर फूड चेन के मुताबिक जल्द अमीरजादे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि पुलिस का यह मौकफ सामने आया है कि दरखास्त पर अमल हो रहा है और मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे खैरपुर की सब तहसील ठिरी मीरवाह में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून बरकरार है। बासर जमींदार इंसानियत भूल गया, गरीब किसान पर कुत्ते छोड़ दिए। कुत्तों के काटने से 8 साला बच्ची जख्मी हो गई। देही सिंध में वडेरों की दहशत और जुल्म के साए ना छट सके। गरीब किसान वहशियाना मजालिम के सामने बेबसी की तस्वीर बन गए। पुलिस भी बासर जमींदारों पर हाथ डालने से कतराने लगी। ठहरी मीरवाह के नवाही गांव हुसैन बख्श शेख में पैसों के लेन देन पर जमींदार इंसानियत भूल गया। गरीब किसान के अहले खाना पर कुत्ते छोड़ दिए। कुत्ते ने हमला करके 8 साला इमरान को जख्मी कर दिया। महबूब शेख का कहना है कि मसरूर शर ने हमसे ईंटें ली थी जिसकी रकम 60,000 थी और 1 माह बाद भी मसरूर शर पैसे देने से इनकारी था। जब अपने अहले खाना के साथ उससे पैसे लेने गया तो जान साज अली शर और मसरूर शर ने पैसे देने की बजाय उस पर कुत्ते छोड़ दिए। कुत्ते ने हमला करके 8 साला इमरान को शदीद जख्मी कर दिया, जिसका मकामी अस्पताल में इलाज जारी है। उन्होंने मजीद बताया कि पुलिस बाअसर जमींदार के सामने बेबस दिखाई देती है। वज़ीर आज़म एक बार फिर तब्दीली ले आए। विफाकी काबीना में 2 मुशीरान को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई। शहजाद अकबर को मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला उमूर मुकर्रर कर दिया, जबकि मलक अमीन असलम मुआवन खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली होंगे।
وزیر اعظم عمران خان نے شہزاد اکبر کو مشیر برائے احتساب اور داخلہ امور مقرر کر دیا۔ شہزاد اکبر اس سے قبل معاون خصوصی برائے احتساب اور داخلہ امور اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے مشیران کی ذمہ داریوں کی تبدیلی کی تصدیق کی ہے۔ مشیر خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملکہ امین اسلم کو معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی بنا دیا گیا۔ ملکہ امین اسلم کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ وزیر اعظم کی موجودہ کابینہ 18 غیر منتخب ارکان شامل ہیں، جس میں سے 5 مشیر اور 12 معاون خصوصی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے دورہ لاہور کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کے بعد ان کی کارکردگی کو سراہا اور اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ کہا وزیر اعلیٰ کہیں نہیں جا رہے۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی اچانک اسلام آباد آمد نے ایک دفعہ پھر افواہوں کا بازار گرم کر دیا۔ سیاسی چالوں پر نظر رکھنے والے بھی حیران ہیں کہ آخر اقتدار کی بھول بھلیوں میں چل کیا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کی گیم آن ہے۔ پنجاب کے سیاسی سمندر میں جوار بھاٹا ابھی تھما نہیں، پھر وہی کہانی دہرائی جانے لگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں لاہور کا دورہ کیا اور اب خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے۔ وزیر اعظم کے لاہور آنے اور جانے میں تاہم صوبے کے نظام حکومت میں 2 تبدیلیاں آئیں جو بظاہر معمول کی کارروائی معلوم ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کے دورہ لاہور کے ایک ہی روز بعد چند ہی دن قبل تعینات کیے گئے کمشنر لاہور کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پھر جنگل حیات اور ماہی گیری کے صوبائی وزیر اسد کھوکر کا استعفیٰ سامنے آیا جو یکدم منظور کر لیا گیا۔ مستعفی وزیر سردار عثمان بزدار کے دستے راست اور کمشنر وزیر اعلیٰ کے مشیر جانے جاتے تھے۔ وزیر قانون راجہ بشارت نے وزیر اعظم عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات کی اور ذرائع کے مطابق چودھری برادران کا خصوصی پیغام پہنچایا، جس کے بعد وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اسلام آباد طلب کر لیا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ملاقات میں پنجاب کی سیاسی صورتحال اور وزیر اعلیٰ کی کارکردگی زیر بحث رہی۔ وفاق میں دوہری شہریت رکھنے والے معاونین کے شور کی گرد ابھی بیٹھی نہ تھی کہ کابینہ میں تبدیلی کی لہریں اٹھنے لگی ہیں۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کو مشیر داخلہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کابینہ میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے حق میں اعتماد کی حکومتی ارکان کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ سیاسی چالوں پر نظر رکھنے والوں کی رائے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹانے کے لیے مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پارٹی کے اندر سے بھی وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے لیے دباؤ آ رہا ہے۔ وزیر اعظم کے دورہ لاہور کے دوران پنجاب سے قومی اسمبلی کے ارکان بھی وزیر اعلیٰ کے خلاف کھل کر بولے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے وسیم اکرم پلس کی کارکردگی سے خوش ہیں، لیکن پھر بھی وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی افواہیں کم نہیں ہو رہی۔ آخر اقتدار کی بھول بھلیوں میں چل کیا رہا ہے؟ سوال اپنی جگہ قائم ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نیب کو غیر آئینی اور غیر قانونی اور انتقامی ادارہ قرار دیتے ہوئے اسے بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بلاول بھٹو نے چیئرمین نیب سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے کہ عدالتی فیصلے سے واضح ہو گیا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پنجاب کو جادو اور کرپشن سے چلایا جا رہا ہے۔ پوری پارٹیز کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے۔ ایک پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کریں، بند کریں۔ یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پہ it's a scar on the face of the legal system of پاکستان، اس کو تو بند کرنا چاہیے اور فوراً ساری جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ نیب کے تھرو حکومتیں بناتے ہیں، سلیکٹڈ کمپنیز کو اقتدار میں کو دلواتے ہیں، تو جو پاکستان کے معیشت کا حال ہے وہی ہوتا ہے آپ کا پاکستان معیشت کے ساتھ۔ جو ہمارا جمہوریت کا حال ہے آج، یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ جو ہمارے معاشرے کے، ہمارے سوسائٹی کے صورتحال ہے اس وقت، یہی ہوتا ہے جب ہمارے اوپر اس قسم کے انجینئرڈ حکومتیں سونپے جاتے ہیں۔ نیب کو اپنے آپ کو واضح کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں بالکل بند ہونا چاہیے، لیکن 2 چیزیں جو ہے اس آرڈر میں پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ایک تو اس کا جو غلط طریقہ کار ہے، لیکن دوسرے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کیسز، حکومت کے جو میگا اسکیمز ہیں ان پہ نیب کوئی ایکشن نہیں کر رہا، تو نیب کو اس پہ کلیریفیکیشن صرف سے کام نہیں چلے گا۔
दोहरी शहरियत वाले काबीना में लाकर बिठा दिए गए हैं जिनका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह हुकूमत पर बरस पड़े। बोले 2 नंबर लोग असासे डिक्लेयर करने पर इतराते फिर रहे हैं, तुम्हें मनी ट्रेल देनी पड़ेगी। जिनकी शहरियत वहां की है और उनका कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान या दुनिया की सियासत में या पाकिस्तान के हक में, कभी कोई कारनामा नहीं है, कोई उनकी खास इम्तियाजी हैसियत नहीं है। मुशीर होता है ना कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा फलाना स्पेशल असिस्टेंट, उसका तजर्बा और उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर, 2 नंबर तरीके के लोग जो है लाके बिठा दिए गए और वो बड़े उछलते फिर रहे हैं कि जी हमने अपने असासे, तुमने असासे डिक्लेयर किए हैं जब तुम्हें डंडा चढ़ाया गया है और 2 साल तक तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें मनी ट्रेल देनी पड़ेगी। ये कौम मांग रही है तुमसे मनी ट्रेल, तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि तुमने कितना टैक्स दिया है। हमें तो आज रजा रब्बानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, सब अपना अपना एहतसाब करते हैं लेकिन सारे मिलकर पार्लियामेंट के लोगों का एहतसाब करते हैं। वाह भाई वाह, तुम्हारा एहतसाब कौन करेगा? और वो बताने को अब भी तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए दुबई के बाद जर्मनी और इटली का दौरा भी करेंगे। इस बात का इजहार उन्होंने सच टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में किया। क्योंकि मशरिक़ वस्ता में आप देखें, अगर पूरा ये खलीज में दुबई, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, यहाँ से बड़ी तादाद में एशियाई बाशिंदों को निकाला गया है कि उसमें पाकिस्तानी भी मुतासर हुए हैं। देखें, पाकिस्तानी टोटल इस पूरे कोविड में अब तक कुछ 50,000 पाकिस्तानियों को नौकरी से निकाला गया। अगर मैं आपके एक पर्सपेक्टिव में लेके आऊँ तो हमने पिछले 1.5 साल में 9,70,000 बंदा बाहर भेजा है, मतलब 10 लाख 1 मिलियन पीपल हमने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम में अच्छा काम हो गया। तो 50,000 हम कवर कर लेंगे अगर हालात ठीक रहें, लेकिन इसमें यह है कि हमें हर रोज़ काम करना होता है कि देखना होता है कि क्या नंबर्स हैं, कंपनी से बात करना, उनकी मिनिस्ट्री से बात करना। मेरी अभी दुबई ट्रिप भी है अगले हफ्ते इंशाल्लाह लेबर मिनिस्टर से वहाँ भी मिलने के लिए, और ये एक बहुत अहम ट्रिप है क्योंकि शायद मैं पहला लेबर मिनिस्टर होऊंगा जो उनके लेबर मिनिस्टर से मिले, और एजेंडा पे यही टॉपिक है कि पाकिस्तानियों को हम कैसे अब्जॉर्ब कर सकते हैं और जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो, यानी कि इन फ्यूचर में जो लोग मसाइल से दो चार हैं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और वीडियो वेबसाइट यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस लेते हुए यूट्यूब को बंद करने का इंतहा दे दिया है। काजी अमीन अहमद ने कहा कि हम अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है, निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा कि गुज़िश्ता रोज हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया, हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस फिरका वाराना जुर्म में मुलव्वस शौकत अली की जमानत के मुकदमे में लिया। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि हमें आजादी इजहार राय से कोई मसला नहीं, अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है, निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। क्या FIA और PTI ने देखा है कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है? यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदानों को बख्शा नहीं जाता, कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है, जजिस को शर्मिंदा किया जाता है। गुज़श्ता रोज हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया, हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। PTA हुकाम ने कहा कि हम इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि मुमालिक में यूट्यूब बंद है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। कई मुमालिक में सोशल मीडिया को मकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ऐसे जुर्म के मुर्तकिब कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। मलेशिया में भी सोशल मीडिया सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज मकामी कवानीन की पाबंद हैं। अदालत ने वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। केस की आइंदा समाअत ईद के बाद होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में कतर के सफीर ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। इस दौरान आर्मी चीफ ने कतर के सफीर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि आपकी क़यादत में पाक कतर ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। आर्मी चीफ ने इलाकाई अमन और सलामती और खित्ते की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म भी जाहिर किया।
اسلام آباد آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا فیصلہ واپس لے لیا. حکومت اور آئل ٹینکرز مالکان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے. اوگرا نے آئل ٹینکرز کے کرایوں میں 9.7% اضافہ کر دیا. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے لیے 33 ارب روپے سبسڈی کی منظوری دے دی ہے. اس سال 4.77 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. منصوبے کے تحت 3 سے 10 مرلے کے چھوٹے گھروں کی تعمیر پر سبسڈی دی جائے گی. رپورٹ کریں گے کامران چودھری. مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں متعدد منصوبوں کے لیے رقم کی منظوری دے دی گئی. ای سی سی اعلامیہ کے مطابق اجلاس کے دوران نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے لیے 33 ارب روپے سبسڈی کی منظوری دی ہے. اس سال 4.77 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. وزارت خزانہ کے مطابق 3 سے 10 مرلے کے چھوٹے گھروں کی تعمیر پر سبسڈی فراہم کی جائے گی. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق پاکستان آرمی کے لیے 1.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم فراہمی منظوری بھی دی گئی، جبکہ زرعی شعبے کے لیے کھاد پر 15.7 ارب روپے سبسڈی کی فراہمی کی منظوری بھی دے دی گئی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر اور سرکاری محکموں کے لیے نئے سسٹم کی منظوری بھی دے دی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سال 2020 کے لیے تمباکو کی کم از کم قیمت کی منظوری بھی دے دی ہے. اعلامیہ کے مطابق قیمت کی منظوری پرائس اینڈ گریڈ ریویژن کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں دی گئی. تمباکو کی قیمتیں 101 روپے سے 233 روپے کے درمیان مقرر کی جائیں گی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بلوچستان میں معدنیات کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کی سفارشات پر بھی غور کیا، جس کے بعد معدنیات کی ترقی کے لیے منرل ایکسپلوریشن کمپنی کے قیام کی منظوری بھی دے دی گئی. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق منصوبے کے لیے پی ایم ڈی سی کے ذریعے 32 کروڑ روپے فراہم کیے جائیں گے. کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد. نیپرا ہیڈ آفس، پیسکو، ٹیسکو اور کیسکو کے علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر عوامی سماعت ہوئی، جس کے دوران ایک صارف نے شکایت کی کہ پیسکو کا عملہ ماہانہ لیتا ہے. نیپرا اتھارٹی کی جانب سے تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا. نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی ہیڈ آفس میں پیسکو، ٹیسکو اور کیسکو کے علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر عوامی سماعت ہوئی. سماعت چیئرمین نیپرا توصیف ایچ فاروقی کی زیر صدارت ہوئی. سماعت کے دوران وائس چیئرمین سیف اللہ چٹھا اور نیپرا کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. سماعت کے دوران ایک صارف نے شکایت کی کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پیسکو کا عملہ ماہانہ لیتا ہے، جس پر وائس چیئرمین نیپرا سیف اللہ چٹھا نے کہا کہ کارکردگی بہتر نہ کرنے والی بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے خلاف کارروائی کریں گے، آپ بے فکر رہیں. سی ای او پیسکو نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے فیڈرز اوور لوڈ ہیں. پیسکو میں سٹاف کی کمی کا سامنا ہے. اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے علاوہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، جس پر نیپرا خیبر پختونخوا کے ممبر نے کہا کہ نقصان والے فیڈرز بند کرنے کی بجائے ان فیڈرز پر صورتحال بہتر بنائی جا سکتی ہے. قبائلی علاقوں کو بجلی سپلائی کرنے والے ادارے ٹرائبل ایریاز الیکٹرک سپلائی کمپنی کے حکام نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ وفاقی حکومت نے سبسڈی کم کر دی ہے. پہلے گھریلو صارفین کو 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے بجلی دیتے تھے، اب 24 گھنٹوں میں سے بجلی کی فراہمی 4 گھنٹے تک ہو سکے گی، جس پر وائس چیئرمین نے سوال کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے تھی اب 20 گھنٹے کی ہو رہی ہے. جواب میں ٹیسکو حکام نے بتایا کہ جی اب لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے ہی ہو رہی ہے. ٹیسکو کے گھریلو صارفین بل ہی نہیں دیتے. نیپرا کے وائس چیئرمین سیف اللہ چٹھا نے کہا کہ ٹیسکو کے گھریلو صارفین کا بل وفاقی حکومت دیتی ہے، غلط بیانی سے کام مت لیں. ٹیسکو کو تو اس طرح 100% بل گھریلو صارفین سے موصول ہو جاتا ہے. نیپرا اتھارٹی کی جانب سے ٹیسکو حکام کی طرف سے دی گئی بریفنگ پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا گیا. بجلی کی مختلف تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے معاملے پر نیپرا اتھارٹی 24 جولائی تک سماعت جاری رکھے گی. کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد. لاہور میں چینی کا بحران پھر جنم لینے لگا. جن دکانوں پر چینی دستیاب بھی ہے تو وہاں دکاندار 90 روپے فی کلو گرام میں فروخت کر رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں وقار حسین. شہر میں چینی کا بحران پھر جنم لینے لگا. جن دکانوں پر چینی دستیاب ہے تو وہاں دکاندار 90 روپے فی کلو گرام میں فروخت کر رہے ہیں. شہری مہنگے داموں چینی خریدنے پر مجبور ہیں. شہری کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزوں کو کوئی پکڑنے والا نہیں، وہ جب چاہیں کسی چیز کی قلت پیدا کر کے بعد میں مہنگے داموں بیچتے ہیں. 90 روپے کلو دے رہا ہے، کوئی 90 روپے بھی نہیں دے رہا، چھپا کے دے رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اوپر جو ہے نا کوئی کاروائی کرنی چاہیے. شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اب تک نہ پہنچ سکی، جس کی وجہ سے عام مارکیٹ والوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی کے دام نیچے لانا اب حکومت کے بس کی بات نہیں، جو افسوسناک ہے. کہ مارکیٹ میں تو ابھی مل ہی نہیں رہی ہے بالکل، اور جہاں کہیں سے مل رہی ہے وہ 90 روپے کلو مل رہی ہے. تو اس سارے بحران کا دیکھیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سرکار ہے، ہماری حکومت جو ہے، انہوں نے کوئی سٹیپس نہیں لیے. چینی بہت مہنگی ہوئی پڑی ہے، ملتی ہے تو 90 روپے کلو ملتی ہے.
महंगाई बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, क्या करे गरीब आदमी इधर क्या करे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो चीनी बुरहान पर काबू पाने के लिए कोई ठोस अमली इकदाम करे ताकि उन्हें मुनासिब रेट पर चीनी का हुसूल मुमकिन हो सके। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ सैयद वकाब हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियां दुनिया के सामने बेनकाब कर दी गईं। आलमी मीडिया ने कंट्रोल लाइन का दौरा करके भारतीय शरारतों का अपनी आंखों से नजारा किया। मीडिया ने मकामी शहरियों से भी भारतीय मजालिम की दास्तान सुन ली। बार बार सीज फायर बंदी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने दुनिया की तवज्जो दिलाई तो आलमी मीडिया भी कंट्रोल लाइन पर पहुंच गया। आलमी मीडिया से वाबस्ता सहाफियों के वफ्द ने कंट्रोल लाइन के चेरी कोट सेक्टर समेत दीगर इलाकों में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया और मुतासरा अफराद से मुलाकातें भी की। बाहर कह रहे थे तो इंडिया वालों ने डायरेक्ट वहाँ पर कोना मारा था और हमें लगी थी, यहाँ से बुलेट लगी थी और यहाँ से बाहर निकली थी। इंडिया वाले जुल्म करते, फायरिंग करते। खानी के लिए दर्स के लिए बच्चे सब इकट्ठे हुए थे तो वो पढ़ रहे थे, इतने देर में उन्होंने शेलिंग की और गोला फटा, उसका शेल इस बच्ची को इधर इस जगह के ऊपर शेल लगा और ये बच्ची जख्मी हुई है। सहाफियों के वफ्द ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय मकबूजा इलाके में मौजूद भारतीय चेक पोस्टों का भी करीब से जायजा लिया, जिनसे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मासूम शहरियों पर न सिर्फ आम हथियारों से शेलिंग की जाती है बल्कि जदीद एमोनेशन, मार्टर गोले और हत्ता के क्लस्टर बम भी गिराए जाते हैं। सहाफियों ने चेरी कोट के इलाके के दौरे के दौरान मुतासरीन से मुलाकात के बाद अपने तासुर भी बयान किए और दुनिया को भारतीय मुजालिम दिखाने का अज़म भी जाहिर किया। My opinion, these visits to LOC are very useful in a sense that they can introduce to the area to us and introduce us to the area. We have seen the victims of the daily shelling or this ceasefire violations. A small boy, he injured by the bullet on his shoulder. So I feel very sad with this situation. We visited today Chiri Court and we met so many victims in that area. I would say here that it was very free for us to meet several people and we could listen to them, we could listen to their stories as well. भारत रवां साल लाइन ऑफ कंट्रोल पर 1744 मरतबा फायरबंदी की खिलाफ वर्जियां कर चुका है। भारतीय फोर्सेस की LOC पर बेदरपेश त्याल अंगेजियों में 14 मासूम शहरी शहीद और 135 जख्मी हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन का 1 साल मुकम्मल होने पर फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने 4 अगस्त को दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस में एफल टावर के मकाम पर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। पेरिस में मुनक्कदा इजलास में फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने 5 अगस्त के जालिमाना इक़दाम के खिलाफ दुनिया भर के फोरम्स पर आवाज उठाने का ऐलान करते हुए कहा कि मुजाहिरों के दौरान दुनिया को भारत की जानिब से कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम को बेनकाब किया जाएगा। मुकर्रीन का कहना था कि यूरोप के अवाम को अंदाजा हो चुका है कि तमाम तर सहूलियात के साथ भी लॉकडाउन एक अजाब है और मकबूजा कश्मीर में तो भारत ने 1 साल से जालिमाना और गासिबाना लॉकडाउन किया हुआ है। कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल है जिसमें कश्मीरियों को कैदियों वाले हुकूक भी मैसर नहीं है। पेमरा ने भारतीय टेलीविजन चैलेंजेस दिखाने वाले केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। पेमरा स्टाफ अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मुल्क भर में कार्रवाइयां करेगा। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में केबल ऑपरेटर्स की जानिब से भारतीय चैनल्स को गैर कानूनी तरीके से केबल पर दिखाया जा रहा है। पेमरा फील्ड स्टाफ की पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और गिलगित बल्तिस्तान में कार्रवाइयां की जा रही हैं ताकि कवायद और जवाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। इदारे की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 650 रिसोर्सेज, 25 ट्रांसमिशर्स, 4 CD प्लेयर्स और 15 CPU समेत दीगर सामान को भी कब्जे में लेकर मुतालिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सच टीवी लाहौर ब्यूरो में मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की सेहत कामिला के लिए खुसूसी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैन नकवी।
सच टीवी लाहौर ब्यूरो में चेयरमैन इमाम खुमैनी ट्रस्ट मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल इलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की जल्द सेहत याबी और तवील उम्र के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इलामा हाफिज काजिम रजा नकवी, अलामा सब्तैन सब्जवारी और दीगर अकाबरीन ने शिरकत की। हर मकाम पर नलके, यतीमा और मसाकीन के लिए मदद, स्कूलों के लिए बच्चों के लिए वजीफे, अल्लाह इनका साया कौम के सरों पर कायम और दायम रखे। तकरीब में इंसानियत के लिए इलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की खिदमात को सराहा गया और दुआ की गई कि अल्लाह तबारक व तआला अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी का साया हमारे सरों पर ता क़यामत सलामत रखे। अलामा इफ्तिखार नकवी साहब आजकल उनकी तबीयत खराब है, मैं परवरदिगार से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जल्द शिफाए कामला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम दायम रखे। हम सब उनके लिए ढेरों दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और वो सेहत याब होकर इसी तरह से फिर इस इंसानियत की खिदमत में अपना किरदार जो है वो भरपूर तरीके से अदा करें। तकरीब के इख्तिताम पर अलामा सब्तैन हैदर सब्जवारी की जानिब से अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की जल्द सेहत याबी के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। किबला अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी हफ़ज़ल्लाह तआला खालिक कायनात उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। उलमा कराम का कहना था कि इलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की सेहत कामला और अजला के लिए पूरी दुनिया में दुआएं कराई जा रही हैं। नाजरीन से दरखास्त है कि वो भी इलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की शफा याबी के लिए खुसूसी दुआ करें। कैमरामैन अब्दुल रहमान के हमरा ज़ैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। फतेह जंग के खूबसूरत बैल ने इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में धाक बिठा दी। दबंग अंदाज और दराज कद के हामिल बबलू को खरीदार देखने तो बहुत शौक से आते हैं, लेकिन कीमत सुनकर बस देखने पर ही इत्तफाक करते हैं। रिपोर्ट करेंगे सज्जाद काज़मी। दिलकश आंखें और भारी भरकम जिसामत वाला फतेह जंग का खूबसूरत बबलू, दुम हिलाते हुए नाज नखरों के साथ चलते बबलू को खरीदार हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। महंगी और उम्दा खुराक से पले बबलू का वजन 6 मान से भी ज्यादा है। मंडी आने वाले लोग गोश्त पोश्त के इस पहाड़ को खरीदना तो चाहते हैं, मगर कीमतें सुनते ही इनके होश उड़ जाते हैं। शहरी कहते हैं दिल तो करता है ऐसे खूबसूरत जानवर की कुर्बानी का, लेकिन इसकी कीमत 2,70,000 है, जो कि कम नहीं की जा रही। ये जानवर खूबसूरत है, अच्छा वजनी जानवर है, लेकिन ये है कि 170, 180 या इससे ज्यादा का जानवर नहीं है। फिलहाल तो ये है कि मंडी में अभी फिर भी 10-12 रोज रहते हैं ईद में, तो अभी तो इन्होंने रेट इसी तरह मांगने हैं। बबलू के मालिक का कहना है कि बबलू की खूबसूरती के पीछे इसकी 2.5 साल की मेहनत पोशीदा है। सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।